नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। एक अच्छी खबर जो आ रही है, जो देखने को मिल रहा है हमें, वो ये कि अब ओमिक्रॉन की रफ्तार में कुछ कमी आई है। ये थोड़ी स्थिर होती हुई नजर आ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण अब कुछ स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके कुछ शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से कहा है कि अब मामले प्लेटो करने लग गए हैं, यानी कि अब वो रुक गए हैं बढ़ना, और ये अच्छी खबर हो सकती है। इसका मतलब यह है कि संक्रमण अब कुछ वक्त में शायद सिमटना शुरू हो जाए। अगर हम एक डेली कर्व को भी देखते हैं कि रोजाना कितने मामले आ रहे हैं, तो उससे भी ये साफ हो जाता है कि कोरोना में रोज आने वाले मामले, यानी कि रोजाना के जो केसेस आते हैं, उसके आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। जैसे कि हम आपको इस कर्व के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में जो बढ़ रहे थे मामले, उसमें अब पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यतिन मेहता हैं, जो कि चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर रचना कुचेरिया हैं, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कुचेरिया, ये आंकड़े जो अभी हम दिखा रहे हैं, जो कर्व भी दिखा रहे हैं, ये हमें अभी क्या कह रही है? अंजलि जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। मैं थोड़ा सा हट के कहूंगी कि तकनीकी तौर से जो अभी ये नंबर्स आंकड़े हमें दिख रहे हैं, थोड़ा सा तकनीकी तौर से इसमें त्रुटि है, क्योंकि अब ज्यादातर बहुत सारे लोग घर में ही टेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग टेस्ट नहीं भी करवा रहे हैं। बट इससे हटके मैं एक थोड़ी जरूरी बात ये कहना चाहूंगी कि यानी कि इन आंकड़ों को ही हम नापते जाएं। हमारा अब एक जो फोकस है वो हटना चाहिए, और वो हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन बेड्स और कितने मरीज आईसीयू पे हैं, ये आंकड़े अब ज्यादा दर्शाने जाने चाहिए मेरे हिसाब से। यानी कि जो ये अब की जो राजसी या रॉयल्टी स्टेटस कोविड के आंकड़ों को मिल गया है, वहां से हटके जो एक्चुअल जो खराब बात हो रही, जो डेथ्स हो रही हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जिसके लिए सिस्टम्स को सतर्क रहना है, वो आंकड़े मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस में रहने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, इस वक्त अस्पतालों में क्या स्थिति है? क्योंकि दूसरी वेव की स्थिति से तो सभी अवगत थे, लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं इन आंकड़ों के बनस्पत अस्पतालों में किस तरह के आंकड़े हैं? पिछले 4-5 दिन से अंजलि जी मैं देख रहा हूं मेरे अस्पताल में और बाकी अस्पतालों में भी वो फ्लैट हो रहा है। जो कर्व है, वो आंकड़े जो बढ़ रहे थे, वो बढ़ना तो ठीक अभी रुक गया है। इतना अभी कहना थोड़ा जल्दी है कि वो कम हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बढ़ नहीं रहे पिछले 4-5 दिन से। और यही ट्रेंड मुंबई में भी है और बाकी अस्पतालों में भी यही ट्रेंड है, नॉर्थ इंडिया में भी यही ट्रेंड है। इसलिए लग रहा है कि शायद कंट्रोल में आ रही है सिचुएशन। और डॉक्टर कुचेरिया ने सही बताया कि हमें सिर्फ आंकड़े नहीं देखने, क्योंकि बहुत लोग घर पे ही टेस्ट करते हैं, वो न किसी को बताते हैं, इसलिए वो हमारे नंबर जो स्टैटिस्टिक्स करते हैं उसमें नहीं आता कितने लोगों को बीमारी हो रही है और कितनी पॉजिटिविटी है। तो वो शायद उसकी वजह से गलतफहमी हो सकती है। लेकिन मेन वस्तु यह है कि हमें यही देखना है कि कितने मरीजों को अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, कितने लोग इंटेंसिव केयर में भर्ती हो रहे हैं। उससे मालूम पड़ेगा कि सीवियर बीमारी कितने लोगों को खतरनाक बीमारी हो रही है। तो मेरे हिसाब से वो फ्लैट आउट का हो रहा है अभी। जी डॉक्टर कुचेरिया, एक चीज तो तय है, अगर होम टेस्टिंग के बाद लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं ये तो तय हो जाता है कि उनको इन्फेक्शन कम है। ऐसे में अब जबकि संक्रमण का फैलाव कम होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी रफ्तार कम हो गई है, तो क्या जो पाबंदियों में ढील दी जा रही है, दिल्ली में ही हमने देखा, उसके बाद कई लोगों का कहना है कि स्कूलों को क्यों नहीं खोला जा रहा, अगर आप थिएटर और अगर आप दुकानों को खोल सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्कूलों को क्यों नहीं खोला जा रहा। ये तो एक बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है कि आप सिनेमा, बार्स, रेस्टोरेंट खोल दिया है। और विश्व भर से अब ये डेटा और रिसर्च आ चुकी है कि ज्यादातर बच्चे नहीं ट्रांसमिट करते, और उनका जो संक्रमण है, जो डिजीज सिवियरिटी भी बहुत कम है। अगर घरों में आता भी है तो ज्यादातर वो अडल्ट ही लाते हैं। वेस्टर्न देशों में भी मेरे हिसाब से यूके एक अच्छा एग्जाम्पल है, लड़ के स्कूलों को खुला रखा है। तो ये मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ही खराब हुआ कि हमारे स्कूल दिल्ली के अभी भी नहीं खुले हैं।
मेरे को तो इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस और लॉजिक नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले स्कूलों को खोलना चाहिए, जो आपने सावधानियां बरतनी बरतिए, मगर लड़ के स्कूलों को खोलिए। जिस तरह से ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट किसी ने सही कहा, अस्पतालों के अगर वो खुले हैं तो स्कूल भी उसी स्तर पे खुले रहने चाहिए। ये आई थिंक हम सबको एज सिटीजन, एज नागरिक, जो बेचारे बच्चों जिनकी आवाज नहीं है, या वो माँ बाप जो बच्चों को ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा सकते, और ऑनलाइन के सिवाय अलावा भी हमें सबको पता है कि स्कूल में जो एक सोशलाइजेशन बच्चों की बहुत जरूरी है और जो रुक गई है 2 साल से, हम एक और पैंडेमिक झेलने वाले हैं मेंटल हेल्थ का। तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि स्कूलों को खोलिए और खुला रखिए। डॉक्टर मेहता, लेकिन कई लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं, उनका कहना होता है, दलील देते हैं कि बच्चों को तो टीके नहीं लग पाए हैं अभी तक। हालांकि ऐसे में वो बच्चों को अगर भेजेंगे स्कूलों में तो खतरा बना रहेगा। नहीं, ये सही बच्चों में लग रहा है, अभी टीके काफी लग चुके हैं। और बाकी तो मेरे ख्याल से स्कूल में भी सारे स्कूलों में वो क्लिनिक होती है जहां नर्स भी होती है, इसलिए मेरे ख्याल से वहां भी वैक्सीन के टीके लगवा सकते हैं। स्कूल को रेकग्नाइज करके वो इंसेंटिव भी मिलेगा वैक्सीन करवाने का और स्कूल जाने का। इसलिए ये अभी वैक्सीन ठीक लग रहे हैं बच्चों में, पर इसकी वजह से जो थोड़े बहुत लोगों को, जो बच्चों को नहीं लगे, वो लगवाने का अच्छा तरीका है कि स्कूल क्लिनिक में आप लगवा दीजिए वैक्सीन सबको, जो भी नहीं, जिसको नहीं लगा वैक्सीन। और ये भी सही बात है कि बच्चों में इतनी सीवियरिटी नहीं होती बीमारी की, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अब बच्चों में हो रहे हैं, क्योंकि 2-2 साल से लोग बच्चे स्कूल नहीं गए, तो उनको लॉन्ग टर्म उसकी इम्प्लीकेशंस होंगे। कुछ छोटे बच्चों को एडमिशन जो स्कूल में मिला है, उन्होंने स्कूल की शक्ल ही कभी नहीं देखी, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स बाद में होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से स्कूल अब धीमे धीमे खोलने चाहिए। जी डॉक्टर कुचेरिया, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एकदम ताजा आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक्त अगर हम टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स देखें जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है, उसमें से 7 जो है हमारे दक्षिण के राज्यों से हैं। इसमें आप क्या मानती हैं, क्या ये टेस्टिंग और रिपोर्टिंग का खेल है या वहां पे वाकई में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है? मेरे ख्याल से सच इन दोनों के बीच में कहीं है। टेस्टिंग रिपोर्टिंग पे जरूर निर्भर है, और जैसा कि हमने कहा, छुट्टियों में भी देखा गया है कि टेस्टिंग उस समय में कम हो जाती है। लोग अब टेस्टिंग नहीं भी करवा रहे हैं, कई जगह ऐसा देखा गया है। तो मेरे हिसाब से सच जो है वो कहीं उसके बीच में है कि टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और जो केसेस हैं कहना मुश्किल है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब मेरे ख्याल में इन नंबर से हटके कि नए कितने आ रहे हैं, कितने रिकवर हो रहे हैं, वो स्टेटिस्टिक्स अब हमें ज्यादा मदद नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल स्टेटिस्टिक्स। और एक और मैं चीज यहाँ पे थोड़ा कहना चाहूंगी कि देखिए, डेथ्स इस समय 500 या 600 आ रही है दिन की कोविड की। टीबी की डेथ्स हैं 1500 दिन की। तो मेरे हिसाब से जब अब सारा देश और दुनिया जो अब पब्लिक हेल्थ और हेल्थ पे फोकस कर ही रही है, तो इन चीजों पे वार्तालाप, अब इसको जो रॉयल स्टेटस कोविड को देके हटके करना भी बहुत जरूरी है कि हम इस मुद्दे पे फिर से बैठे हैं आज यहाँ कोविड की बात कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा होगा कि अगर हम ये वार्ता आगे भी चलाते रहें, और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं टीबी को लेके, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जच्चा और बच्चा को लेके, अनीमिया को लेके, जिनसे मौतों को रोका जा सके, बहुत पीड़ा को रोका जा सके, उनके बारे में भी अब चर्चा वापस से शुरू होनी, उन प्रोग्राम्स पे फोकस वापस से आना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को काफी हानि पहुंचाएंगे। जी ये बात जरूर है कि पैंडेमिक, इस महामारी की वजह से कम सेहत जो है, स्वास्थ्य जो है, वो एक चर्चा का विषय बना तो कम से कम है। वहीं डॉक्टर मेहता, आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि जो लोग, आप भी कह रहे हैं कि जो लोग घरों में टेस्ट कर रहे हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स दिखा रहे हैं, जिन्हें हल्का संक्रमण हो रहा है, वो घरों में ही इलाज भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय होगी कि वो क्या सावधानियां बरतें, वो क्या कर सकते हैं जिससे उनको दिक्कत ना आए और आगे उनकी स्थिति न बिगड़े? देखिए, वो अपने आप जांच करके अपने आप इलाज करना वो ठीक नहीं है। जांच आप कर लीजिए, वो सही बात है, और उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए जो हेल्थ अथॉरिटी है आपकी, लेकिन इलाज किसी डॉक्टर के सुपरविजन से ही होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको पर्सनली एग्जामिन करे, वो वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं और फिर आपको एडवाइस करते रहेंगे। क्योंकि ये पिछली बार बहुत हुआ कि बहुत लोगों ने स्टीरॉइड घर पे अपने आप लिए, और उसकी काफी साइड इफेक्ट्स होती है, काफी नुकसान हो सकता है सेहत को। इसलिए टीवी प्रोग्राम देख के आप डॉक्टर नहीं बनते, मेडिकल कॉलेज जाके डॉक्टर बनते हैं। इसलिए मेरा तो यही एडवाइस है
कि प्लीज डॉक्टर से आप एडवाइस फॉलो कीजिए, उनको बताइए कि मुझे कोविड हो गया है और मैं क्या करूं, मेरे ये रिस्क फैक्टर्स है, डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए और वो आपको हर थोड़े दिन में फोन करके पूछ लेंगे कि आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। क्योंकि कभी कभी अगर आपने इलाज ठीक से नहीं किया और बीमारी ज्यादा खराब हुई तो जब तक आप अस्पताल पहुंचते हैं और आईसीयू में भर्ती होते हैं तब तक हालत इतनी खराब हो जाएगी कि बचना भी मुश्किल होता है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी डॉक्टर पकड़ेगा और सही इलाज भी आपका टाइम पे शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये कि खुद अपना इलाज करने की कोशिश न करें। अगर आपको शक हो रहा है, घर पे टेस्ट भी कराया है, तो फिर भी आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है और इसके बारे में किसी डॉक्टर की सलाह जरूरी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया और याद रखें कि जरूरी है कि आप अपनी वैक्सीन के दोनों डोज लें और मास्क पहने। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे निजी अस्पतालों में मिलेगी अब वैक्सीन। अब निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीदने के लिए सरकार का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे कंपनियों से ही टीके खरीद सकेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है। कोविड से लंबी लड़ाई के लिए सरकार ने अब निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को कुछ और छूट दी है। वे सीधे कंपनियों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीद सकेंगे। हालांकि मेडिकल स्टोर्स पर ये टीके नहीं मिलेंगे जैसा पहले कहा जा रहा था। दोनों वैक्सीन को एडल्ट पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया गया है। दूसरी जो मुख्य विषय यह है कि दोनों वैक्सीन कंपनीज अब तक हर 15 दिन बाद क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित और एडवर्स इवेंट से रिलेटेड डेटा सबमिट किया करते थे। अब उनसे कहा गया है कि आप हर 6 महीने बाद उसको ड्रग कंट्रोलर के सामने सबमिट किया जाए और उसके साथ ही इन दोनों वैक्सीन का प्रयोग, क्योंकि मॉनिटरिंग की एक बहुत आवश्यकता है, तो उसके तहत इनको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर ही पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाए। कोविड की मौजूदा लहर के लिए भले ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा हो, मगर डेल्टा भी बचा हुआ है। हम जितने सीक्वेंस करते हैं उनमें जितने प्रतिशत ओमिक्रॉन हमें मिलता है उसमें दिसंबर और जनवरी के माह में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। दिसंबर के माह में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें 1292 ओमिक्रॉन मिले थे और 17,000 से ऊपर हमारे डेल्टा वेरिएंट के या डेल्टा की सब लीनिएज वेरिएंट मिले थे। उसी को हम अगर जनवरी के माह में देखेंगे तो 9,672 हमें ओमिक्रॉन मिले हैं और जो कि करीब 75% तक होता है। और इसी के साथ में अगर हम डेल्टा और एवाई सीरीज को देखेंगे तो 3201 और 1578 डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। जबकि दिल्ली में कोविड से जो मौतें हुई उनमें 64% उन लोगों की है जिन्होंने या तो टीका नहीं लिया या फिर उनको दूसरी कोई बीमारी थी। लेकिन अस्पतालों, क्लिनिकों को दी गई छूट का अपना मतलब है। जानकार बताते हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना फ्लू में तब्दील हो जाए या फिर बूस्टर देने की बारी आए तो ऐसी तैयारी जरूरी है। यानी आज का ये फैसला कल की तैयारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोविड संक्रमण के दौरान या ठीक होने के बाद भी मरीजों में नए लक्षण के रूप में खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉट यानी कि ये भी पाया गया है, जिसकी वजह से मरीजों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस ये सब हो सकता है। मुंबई में ऐसे लक्षण नवजात शिशुओं में भी दिख रहे हैं। जन्म लेने के 10 दिन के बाद ही इस नवजात शिशु को कोविड हुआ। मां भी संक्रमित पाई गई। तेज बुखार और सांस में तकलीफ के बाद बच्ची को स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डी डाइमर टेस्ट में पता चला कि बच्चे के शरीर में काफी ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के जम चुके हैं। डी डाइमर की नॉर्मल रेंज स्वस्थ व्यक्ति में 500 नैनोग्राम प्रति ml तक होती है, लेकिन इस बच्चे में 3500 पाई गई। इस मात्रा में ये वैल्यू गंभीर मरीजों में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है। तो बेबी कोविड पॉजिटिव था एंड उसके जब इन्फ्लामेटरी मार्कर भेजे हमने तो वो रिपोर्ट काफी हाई था। उसका सीआरपी वाज अराउंड 100 एंड डी डाइमर वाज अराउंड 3500। तो जो नॉर्मली डी डाइमर का रेंज रहता है 0 to 500 के अराउंड रेंज रहता है और सीआरपी का नॉर्मल रेंज इज 0 to 5। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने 2D इको किया तो इको में उसका हार्ट फंक्शन वाज वेरी पुअर एंड डायलेटेड कोरोनरीज वर देयर। तो उसके हिसाब से हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया और ब्लड थिनर भी चालू करना पड़ा बिकॉज उसका डी डाइमर काफी ज्यादा हाई था। ब्लड टेस्ट किया तो उसमें कोविड पॉजिटिव है, इसका भी और मेरा भी।
बाद में डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट करना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन कम बढ़ गया था उसका, इसलिए बाद में हमने इसको यहाँ रखा और 9 दिन तक रखा इसे, और बाद में बहुत अच्छा इसका तुरंत ही इलाज हो गया। कोविड के कारण खून के थक्के जमने के मामले अब तक वयस्कों में देखे जा रहे थे। तीसरी लहर में नवजात शिशुओं में भी ऐसे मामले दिख रहे हैं। वोकाट अस्पताल में ऐसे 25 मामले आए हैं। फर्स्ट वेव आई थी उसमें पीडियाट्रिक पेशेंट बहुत कम इन्वॉल्व हुए थे। जब सेकेंड वेव चल रहा था तब भी बच्चों की तादाद कम थी, लेकिन MIS के काफी केस सेकेंड वेव के बाद हमने देखे हैं। और थर्ड वेव में तो हम OPD बेसिस पे भी बहुत से बच्चे हमने देखे हैं जिनको कोविड था, लेकिन कोविड के सीक्वली लाइक जैसे अभी आपने कहा ब्रेन क्लोटिंग या कार्डियक इश्यूज, वैसे मामले इस बार कोई 20 से 25 के करीब हमने देखे हैं। पेरेंट्स को जो ध्यान देना है वो बात ये है कि बच्चों को फीवर आ रहा है या फिर बच्चों को कफ है या फिर बच्चों के इंटेक ओरल इंटेक काफी कम हुआ है या फिर बच्चों डल लिथार्जिक है, इस तरीके के कुछ भी साइन सिम्टम्स लगते हैं तो पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके आना है। बिकॉज ब्लड क्लॉट हो रहा है या नहीं है या कुछ भी इश्यूज है वो ब्लड टेस्ट पे ही मालूम चलेगा, ऐसे फिजिकली ये सब चीजें नहीं मालूम चल सकती। तीसरी लहर में महाराष्ट्र में 10 साल की उम्र से कम कुल संक्रमितों का प्रतिशत 2.67% है, जो बीती दोनों लहरों से कम है। पर आंकड़ों से परे अस्पतालों की माने तो तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संख्या बढ़ी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।